Hello friend, this side Rashmi. Welcome to my channel. Today we will discuss economics multiple choice questions. So let's begin. The question number 1. Arrange the following events in the chronological order. 1. Check transaction system started. 2. Banking ombudsman scheme started. 3. Bank board bureau become autonomous. 4. RuPay card launched by National Payment Corporation of India. So I hope you arranged that. Now the answer is B 2143. सबसे पहले बैंक ऑम्बुड्समैन स्कीम स्टार्ट हुआ था. ये स्टार्ट हुआ था 2005 में. उसके बाद आया था, ये स्टार्ट हुआ था 2005 में बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम. उसके बाद आया था चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जो कि स्टार्ट हुआ था 2007 में. ओके. बैंक बोर्ड ब्यूरो बिकम ऑटोनॉमस एंड रुपे कार्ड लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अब इन दोनों में सबसे पहले हुआ था रुपे कार्ड लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था? ये 2012 में. ओके. एंड बैंक बोर्ड ब्यूरो कब हुआ था ऑटोनॉमस? ये 2016 में. चलिए चेक कर लेते हैं. 2007 में चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम स्टार्ट हुआ था. 2005 में बैंकिंग ombudsman स्कीम स्टार्ट हुआ था. रुपे कार्ड लॉन्च हुआ था 2012 में और 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑटोनॉमस हुआ था. मैंने पूरी क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन कर दी है बैंकिंग टाइमलाइन की. तो पहले देखते हैं 1865 में इलाहाबाद बैंक बना था. ठीक है, 1865 में इलाहाबाद बैंक बना था. उसके बाद 1881 में अवध कमर्शियल बैंक जो कि एक इंडियन के द्वारा मैनेज किया गया था वो बना था, अवध कमर्शियल बैंक. 1895 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पंजाब नेशनल बैंक बना था जो कि पहली बार पूरी तरह से मैनेज किया गया था इंडियंस के द्वारा. 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको स्वदेशी बैंक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से मैनेज होता था इंडियन के द्वारा और ओन्ड भी इंडियन ही इसे किए थे, तो इसको स्वदेशी बैंक कहते हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये बना था 1911 में. 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी में बैंक थे. उन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया था और बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. इट बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके. 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है हमारे सामने. 1934 एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. 1949 में सभी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था जनवरी के मंथ में. और फिर मार्च के मंथ में बैंक रेगुलेशन एक्ट आया था. बैंक रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 ही बैंकों को लाइसेंस देता है. 1969 में बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था. 14 नेशनल बैंक नेशनलाइज हुए थे. ओके. 1975 में सबसे पहली बार रीजनल रूरल बैंक बनता है. प्रथम ग्रामीण बैंक सबसे पहला बैंक है जो कि रीजनल रूरल बैंक की तरह हमारे सामने नज़र आता है. 1980 में प्राइवेट बैंक को भी नेशनलाइज किया गया था. तो सबसे पहले नेशनलाइज किया गया था 1969 में और फिर 1980 में. ठीक है. 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक मर्ज हो गया था. और 2005 में क्या हुआ? बैंक ombudsman स्कीम स्टार्ट किया गया. ये क्या है? ये बैंक ombudsman स्कीम का मतलब होता है कि बैंक में कुछ मैनेजमेंट होंगे, बोर्ड होंगे जो कि अगर बैंकिंग से इशू कोई कंप्लेन आता है तो उसको वो देखेंगे. इससे क्या होगा कि इससे जो क्लाइंट है और जो बैंक है
यानी बैंक और कस्टमर के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आसानी से बैंक अमोर्ट्समेंट सिस्टम ठीक कर सकता है, उसे ट्रिब्यूनल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2007 में चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे चेक जो है वो आप किसी भी बैंक में आसानी से भेज सकते हो। इसके लिए कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन की आवश्यकता नहीं है। आपके डेटा को सेव करके MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन के अंतर्गत डेटा को भेज दिया जाएगा दूसरे बैंक में, वो किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी हो, और वो बैंक उस इंसान को पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये ट्रांजैक्शन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो कि स्टार्ट हुआ था 2007 में। 2012 में रुपे कार्ड लॉन्च करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और 2015 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, पहला माइक्रो फाइनेंस कंपनी यानी बंधन जो है वो फुल फ्लेज कमर्शियल बैंक बन जाता है। 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑटोनोमस बॉडी बनता है, और ऑलरेडी 2019 में बैंक बोर्ड ब्यूरो से क्वेश्चन आ चुके हैं। Which of the following is the demand liability of the bank? 1. Fixed deposit. 2. Recurring deposit. 3. Saving deposit. 4. Cumulative deposit. The answer is 3. Saving deposit. डिमांड लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटीज़ को दो भागों में बांटा गया है, एक है डिमांड लाइबिलिटी, दूसरा है टाइम लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी यानी जब डिमांड किया जाए तब वो बैंक को उस चीज़ को देना पड़ेगा। जैसे अगर आपका पैसा करंट अकाउंट में सेव है तो जब भी आप डिमांड करोगे, बैंक की लाइबिलिटी है, बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा आपको दे दे। सेविंग अकाउंट में भी डिमांड लाइबिलिटी का ही पार्ट है। टाइम लाइबिलिटी क्या होता है वो देखते हैं। टाइम लाइबिलिटी में आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, एक पर्टिकुलर टाइम में ही निकाला जा सकता है, एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट होता है, उसी डेट में आप उस पैसे को निकालते हो। उसी तरह रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। बैंक का डिमांड लाइबिलिटी क्या है? तो फिक्स डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया आपसे। रिकरिंग डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी है। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी है। तो आंसर इज दिस 3, दैट इज सेविंग डिपॉजिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी इन मार्केट? लिक्विडिटी क्या होता है? 1. कैश अमाउंट मैंडेटेड टू बी मेंटेन। 2. फ्लो वेरिएबल चेंज विद टाइम फेज। 3. एसेट कैन बी इजीली परचेज एंड सेल। 4. एसेट दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर कमोडिटी इजीली। ठीक है, तो लिक्विडिटी का ट्रू मतलब क्या होता है? I hope you get the answer, so please go again. Yes, the answer is 4. Asset that is universally acceptable and can be exchanged for other commodities. लिक्विडिटी का असली मतलब ये होता है कि जो भी सामान आसानी से खरीदा जा सके और आसानी से एक्सचेंज हो, जैसे मनी। मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट एज इट इज़ इजली एक्सचेंज विद अदर कमोडिटी। आपके पास मनी है तो आप जाओगे बाजार से, जो भी आपको लेना आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको पहले प्रॉपर्टी को सेल करना होगा, फिर पैसे लेने होंगे और फिर पैसे से सामान खरीदने होंगे। तो आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, तो उसकी लिक्विडिटी, प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी कम है मनी की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 4, RBI डिसाइड अ सर्टन परसेंट ऑफ डिपॉजिट विच एवरी बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व्स। 1. SLR, that is a statutory liquidity ratio. 2. Cash reserve ratio. 3. Marginal standing facility. 4. Government securities. Okay, the answer is 2. Cash reserve ratio. RBI कहता है सभी कमर्शियल बैंकों कि आप कुछ पैसे को आपको रिजर्व की तरह रखना होगा, और जो भी बैंक पैसे को रिजर्व की तरह रखता है उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
ठीक है, एक रेशियो फिक्स करता है आरबीआई कि इतना तो पैसा आपको कैश की तरह रखना होगा। उसके अलावा बैंक में बहुत सारे टूल्स हैं जिससे बैंक अपने पैसे को मेंटेन करता है, जैसे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या होता है देखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो के अलावा भी बैंक को कुछ पैसे रिजर्व में रखना होता है लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि कैश या फिर गोल्ड रिजर्व्स के फॉर्म में, ताकि जब ज़रूरत हो शॉर्ट टर्म के लिए तो वो उसका यूज़ कर पाए। तो ऐसे पैसे को एसएलआर कहते हैं। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि अपार्ट फ्रॉम द सीआरआर बैंक नीड टू कीप सम रिजर्व्स इन लिक्विड फॉर्म एज कैश, गोल्ड रिजर्व एक्सेट्रा फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो के अलावा भी बैंक को कुछ पैसे रखने पड़ते हैं अपने पास, जिसको एसएलआर कहते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है? ये रेट होता है एट विच बैंक आर एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम आरबीआई। क्या होता है कि बैंक में डे टू डे ट्रांजैक्शन होता है और बैंक को जो भी पैसे ट्रांजैक्ट कर रहा है, बैंक जो फंक्शन करता है, तो उसमें उसको आरबीआई को बताना पड़ता है और आरबीआई को भी देना पड़ता है। तो ऐसे में बैंक के पास कभी कभी पैसे नहीं होते हैं, तो बैंक क्या करता है, आरबीआई से ही बोरो कर लेता है, आरबीआई से ले लेता है। तो जब आरबीआई उसको ओवरनाइट फंड के लिए कुछ पैसे देते हैं, उसको वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी is the rate at which bank are able to borrow overnight fund from RBI। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है कि बैंक को आरबीआई से जब बैंक एक दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए पैसे लेता है, तो उसको वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसा कि नाम कहता है, वो सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट का है। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट गवर्नमेंट सेल टू फिनांस डे टू डे ऑपरेशन and to provide funding for infrastructure। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्चुअली क्या है? गवर्नमेंट का बॉन्ड है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। एक्चुअली इसे इशू आरबीआई करता है ताकि वो मार्केट से पैसा ला पाए और गवर्नमेंट उसके थ्रू फंडिंग करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने डे टू डे ऑपरेशन को कैरी ऑन कर पाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इशू करती है। ठीक है, एक्चुअली इसे इशू तो आरबीआई करता है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे कर सकता है। और आरबीआई के थ्रू वो डिफरेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब के थ्रू पैसे जाते हैं और मार्केट से पब्लिक के द्वारा ये बॉन्ड खरीदे जाते हैं और फिर इससे जो पैसे आते हैं जिससे गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और डे टू डे ऑपरेशन कर पाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक इफ लोन बिकम मोर एक्सपेंसिव। ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक if loan become more expensive। 1. Increase in the money supply. 2. Decrease in the money supply. 3. Neutral on money supply. 4. Increase the sale of goods and purchase of goods in market। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप पोज करके इसको कर लें। यस, द आंसर इज बी, डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई को मनी सप्लाई चेंज इन्फ्लुएंस करता है आरबीआई अपने रेट से। तो सही बात है, आरबीआई अपने रेट से इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? तो आरबीआई अगर लोन को एक्सपेंसिव बनाना है आरबीआई को, तो क्या करेगा, वो रेट बढ़ा देगा और कमर्शियल बैंक लोन कम देंगे। अगर लोन कम होगा, कम दिया जाएगा, तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है, कोविड-19 के कारण इकॉनमी बहुत स्लो चल रहा है। अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन चीपर रेट में देगी ताकि लोन चीपर हो जाए। लोन चीपर हो जाएगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट होगा। इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 42 में अच्छे से एक्सप्लेन है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। ठीक है, डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, करेंसी। आपको बताना है कौन सबसे ज़्यादा लिक्विड है। ठीक है, A 1432, B 4321,
C 2314, D 4132. I hope you get the answer. The answer is D 4132. यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा करेंसी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक यानी M1, फिर आ जाएगा M2 यानी कि करेंसी डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, और लास्ट में आ जाएगा टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4132। ये यूपीएससी सीएससी 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, मनी मल्टीप्लायर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन मनी सप्लाई, चेंज इन हाई पावर्ड मनी, करेंसी विद पब्लिक एंड टोटल मनी सप्लाई, change in money supply and change in currency with public. None of the above. Yes, the answer is 1, change in money supply and change in high powered money. मनी मल्टीप्लायर आपने पढ़ा होगा पेज नंबर 40 इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मनी मल्टीप्लायर्स में डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ मनी इन कमर्शियल बैंक टू सेंट्रल बैंक मनी, यानी कि जो मनी कमर्शियल बैंक के पास है, तो मनी जो कमर्शियल बैंक के पास है वही मनी तो मनी सप्लाई है, ठीक है, मार्केट में तो वही मनी फ्लो कर रहा है, और चेंज इन हाई पावर्ड मनी, और हाई पावर्ड मनी का यहाँ पे मतलब है सेंट्रल बैंक के पास जो मनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 1, चेंज इन मनी सप्लाई एंड चेंज इन हाई पावर्ड मनी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। Which of the following is the features of payment bank? Question number 8. Which of the following is the features of payment bank? 1. Payment bank are proposed to be registered as a public limited company under Companies Act of 2013. 2. Payment bank are allowed to set up ATM but can't accept fixed and recurring deposit. 3. Minimum paid up capital for payment is ₹100 crore. 4. Payment bank can be engaged in non-banking financial companies. I hope you get the answer. तो चलिए आंसर की तरफ देखते हैं। पहला तो स्टेटमेंट है पेमेंट बैंक आर प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पेमेंट बैंक जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। निचिकेत मोर कमेटी आई थी जिसने सजेस्ट किया था पेमेंट बैंक को सेटल करने के लिए, ठीक है। पेमेंट बैंक आर अलाउड टू सेटअप एटीएम, ये भी बिल्कुल सही है, पेमेंट बैंक अलाउड करता है एटीएम सेटअप करने के लिए, लेकिन पेमेंट बैंक में फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट दैट इज टाइम लाइबिलिटीज़ वो नहीं होता है, ठीक है। तो पेमेंट बैंक आर अलाउड टू सेटअप एटीएम बट कांट एक्सेप्ट फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट, यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 है मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर पेमेंट इज ₹100 करोड़, तो बिल्कुल सही, पेमेंट बैंक में मिनिमम पेमेंट कैपिटल 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। विद द रिसेंट चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न दे आर आस्क्ड क्वेश्चन टू रिसेंट बैंक्स, जो भी नए नए बैंक बन रहे हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है उसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था, तो बहुत सारी कमिटीज़ आई थी जिसने सजेस्ट किया था कि छोटे छोटे बैंक बनने चाहिए। उसमें से एक कमेटी ने सजेस्ट किया कि पेमेंट बैंक बनना चाहिए। तो पेमेंट बैंक कौन सा बैंक होता है जिसका पेड अप कैपिटल सिर्फ 100 करोड़ होता है, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है पेमेंट बैंक। अब जो स्टेटमेंट 4 है उसे देखते हैं, पेमेंट बैंक कैन बी इंगेज्ड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पेमेंट बैंक कांट बी इंगेज्ड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। पेमेंट बैंक लीजिंग परचेजिंग नहीं कर सकता और वो अपनी सब्सिडरी यानी अपने ब्रांचेस नहीं खोल सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गलत हो गया है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर इज 4, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेमेंट बैंक आर प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड बैंक अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। पेमेंट बैंक आर अलाउड टू सेट अप एटीएम but can't accept fixed and recurring deposit. Minimum paid up capital for payment is ₹100 crore. Question number 9, ये जो है 6 इम्पॉर्टेंट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया है,
एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक. Number 9. What is the difference between a small finance bank and local area bank? 1. Small finance bank are private limited, whereas local area are public limited. 2. Small finance bank are restricted to limited area, but not such restriction to local area bank. 3. Small finance bank could carry lending activities to unserved and underserved group. Local area bank could be served to rural serving group. I hope you get the answer. So, answer is none. स्मॉल फिनांस बैंक आर प्राइवेट लिमिटेड बैंक, बिल्कुल सही है. लोकल एरिया बैंक आर पब्लिक लिमिटेड बैंक, ये गलत है क्योंकि लोकल एरिया बैंक भी प्राइवेट लिमिटेड होता है. ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है. स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं. स्मॉल फिनांस बैंक आर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड एरिया बट नो सच रिस्ट्रिक्शन टू लोकल एरिया बैंक. एक्चुअली लोकल एरिया बैंक जो होता है उसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है. लोकल एरिया बैंक सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट को ही कवर कर सकता है. ठीक है, और स्मॉल फिनांस बैंक जो है वो उसके साथ कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है लोकल एरिया बैंक और स्मॉल फिनांस बैंक का. लोकल एरिया बैंक 3 डिस्ट्रिक्ट को ही देखता है, स्मॉल फिनांस बैंक के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है. स्टेटमेंट नंबर 3 पे आते हैं. स्टेटमेंट नंबर 3 पे आते हैं. स्मॉल फिनांस बैंक कुड कैरी लेंडिंग एक्टिविटी टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड ग्रुप, बिल्कुल सही है. स्मॉल फिनांस बैंक जो है वो लेंड कर सकता है अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड ग्रुप को. स्मॉल एरिया बैंक, यहाँ पे लोकल एरिया बैंक होगा. लोकल एरिया बैंक कुड बी सर्व टू रूरल सर्विंग, तो लोकल एरिया बैंक सिर्फ रूरल सर्विंग नहीं करता है, रूरल एरियाज़ में तो सिर्फ नहीं होता है, तो वो अर्बन सर्विंग भी कर सकता है, वो अंडर सर्व्ड ग्रुप को भी पैसे दे सकते हैं, वो छोटे छोटे बिजनेस ग्रुप को पैसे देते हैं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर है डी, नन. क्वेश्चन, स्मॉल फिनांस बैंक एंड लोकल एरिया बैंक में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं. लोकल एरिया बैंक आर स्मॉल प्राइवेट बैंक, स्मॉल फिनांस बैंक आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. Local area bank are restricted to 3 contiguous district. No any area restriction to small finance bank. Local area bank mobilization of rural semi-urban saving. Local area bank has minimum capital of 5 crore. Small finance bank has minimum capital of 5 crore and carry basic operation lending to unserved and underserved group. Statement 5. Local area bank allowed to priority sector lending. Similarly, small finance bank allowed to private sector lending. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. लोकल एरिया बैंक भी मिनिमम कैपिटल 5 करोड़ होता है, स्मॉल फिनांस बैंक का भी मिनिमम कैपिटल 5 करोड़ होता है. लोकल एरिया बैंक जो होता है वो भी प्राइवेट लिमिटेड होता है, स्मॉल फिनांस बैंक भी प्राइवेट लिमिटेड होता है. लोकल एरिया बैंक भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर सकती है जैसे कि स्मॉल फिनांस बैंक करती है. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे हैं माइक्रो फिनांस कंपनीज़, उन सबको पैसे दे सकते हैं, उसको कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. यानी इतना परसेंट तो किसी बैंक को इन सेक्टर को देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर को, माइक्रो फिनांस को आगे बढ़ाना है, इसीलिए हर बैंक को एक लाइबिलिटी दी जाती है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी पड़ेगी. तो लोकल एरिया बैंक को भी अलाउ है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का और स्मॉल फिनांस बैंक को भी अलाउ है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे आता है स्टेटमेंट 2 पे. लोकल एरिया बैंक रिस्ट्रिक्टेड बैंक होता है लेकिन स्मॉल फिनांस बैंक के पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 10. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. Statement number 2, they are mandatorily required to be registered with the Reserve Bank of India. Statement number 3, only systematically important core investment companies can accept public funds. The answer is 1.
ओनली ए, आंसर इज ए, वन ओनली। वन कहता है कि वो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी होती है, तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि मैंडेटरी है कि उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है कि सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती है वही सिर्फ एक्सेप्ट करती है पब्लिक फंड को, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और ऐसे भी एग्ज़ाम में वनली जब आएगा तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे आंसर है ए, वन वनली। देखते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होता है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज आर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज विथ एसेट साइज ऑफ ₹100 करोड़। यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती है जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा हो या 100 करोड़ हो, और वो शेयर और सिक्योरिटीज़ में बिजनेस करती है। 2006 में नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज को डिवाइड किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। किस में किया गया था तो देख लेते हैं। एस इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसेट फिनांस कंपनी, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, लोन कंपनीज, माइक्रो फिनांस इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनीज। एसेट फिनांस कंपनी क्या करती है, एसेट के लिए लोन देती है, ठीक है, जैसे मशीन वगैरह हुआ। फिर हम लोग देखते हैं सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, जो कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती है, जिसकी कैपेबिलिटी क्या हो, 100 करोड़ से ज़्यादा हो। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज क्या होती है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज आर दोज फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैरी डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज़ बट कुड नॉट डू फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करती है, लेकिन वो कुछ चीज़ें नहीं करती है, जैसे नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, दूसरा नॉट इशू चेक। नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनीज चेक कभी इशू नहीं करती है, वो पेमेंट सिस्टम में पार्ट ही नहीं करती हैं, पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है, नो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, और डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी नहीं होती है नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज का। इसका बेस्ट एग्जांपल है मुथूट फिनांस कंपनी, देन बजाज अलायंस, टाटा कैपिटल। कवरेज मनी एंड बैंकिंग एनसीईआरटी क्लास 12, रिसेंट बैंक विकीपीडिया से कवर किया गया है, बैंकिंग क्रोनोलॉजी विकीपीडिया से कवर किया गया है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, और इकोनॉमिक करंट अफेयर द हिंदू। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।